नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज इस कार्यक्रम में हमारी जो खास मेहमान है वो है डॉक्टर सुरभि दहिया। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में प्रोफेसर हैं और कोर्स डायरेक्टर हैं इंग्लिश जर्नलिज्म की। तो सुरभि दहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आनंद जी, सुरभि जी, वर्तमान में इतने बड़े पद पर आप कार्यरत हैं और आईआईएमसी तो देश का सबसे प्रतिष्ठित एक मीडिया संस्थान है जहां से बड़े बड़े पत्रकार और संपादक निकले हैं। तो इंटरव्यू की शुरुआत में मैं आपसे जो है आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। आपका बचपन कैसा था, शिक्षा कैसी थी, पारिवारिक संस्कार कैसे थे? मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई और मैं लुधियाना से हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ। 1977 का मेरा बर्थ है और मेरे फादर जो हैं वो एक सीनियर बैंक मैनेजर थे और मेरी मदर जो है वो एक स्कूल टीचर थी और एक छोटा भाई है मेरा जो बिजनेस करता है। और क्योंकि पापा बैंक मैनेजर थे तो मतलब 3 या 4 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उस ट्रांसफ़र की वजह से भी मुझे बहुत जगहें देखने को मिली, बहुत जगह पढ़ने को मिला। इससे मेरा एक्सपोजर भी बहुत बढ़ गया। शुरुआती समय में मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से मतलब आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास तक मैं पढ़ी लुधियाना में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया शिमला और हम 5 साल शिमला रहे। वहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, ऑकलैंड हाउस स्कूल, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर 1 साल हम चंडीगढ़ रहे, वहाँ मैंने 1 साल सेंट जेवियर्स में पढ़ाई करी और फिर ऊना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे मैं माउंट कामल में, वहाँ से मैंने 10th किया। और कॉलेज में एडमिशन का ही टाइम था जब हालांकि एडमिशन भी हो गया था, मैं 15-20 दिन कॉलेज भी गई और उसके बाद मेरे फादर की ट्रांसफ़र जो है वो जामनगर गुजरात में हुई। और उसके बाद की पढ़ाई मैंने हिसार में, क्योंकि मेरी बुआ भी वहाँ रहती थी, तो मैंने हिसार में मतलब अपनी बाकी की पढ़ाई करी। हालांकि मैं दिल्ली में भी आकर पढ़ना चाहती थी पर उस टाइम ऐसे कुछ हालात नहीं थे कि मैं यहाँ आकर पढ़ती। जी, तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने अलग अलग जगह और अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र जो है अक्सर हो जाया करता था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मीडिया में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मीडिया में मेरी शुरू से रुचि थी। स्कूल में भी जब मुझे याद है असेंबली होती थी तो टीचर मुझे बुलाती थी, आज की न्यूज़ क्या है, असेंबली में रोज़ बोलनी है। वहीं से मेरी शायद रुचि मतलब पैदा हुई न्यूज़ को पढ़ने में, बोलने में। एक मेरी टीचर थी, उनका नाम था सिस्टर गीता और वो जब मैं 10th में थी वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी और वो मुझे एक दिन सभी बच्चों से वो पूछ रही थी तुम क्या बनना चाहते हो क्या। और मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं शायद डॉक्टर बनूँगी और मैं मेडिकल पढ़ूँगी। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको सजेस्ट करती हूँ कि तुम टीवी एंकर बनना, न्यूज़ एंकर बनना। तो वहीं से शायद मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं घर कर गया था कि शायद मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ और मुझे इस चीज़ में ही अपना करियर बनाना चाहिए। हालांकि ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया, मेरा अंदर से मेरे को मतलब था कि मुझे जर्नलिज्म पढ़ना है। मैं फादर से कहती रही मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पढ़ती हूँ, जर्नलिज्म करती हूँ, या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती हूँ, या मैं आईआईएमसी जाती हूँ। पर क्योंकि फादर बहुत दूर थे, उस टाइम जामनगर पोस्टेड थे, तो हिसार में ही मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी और फिर जो है जीवन मुझे दिल्ली में ही खींच कर ले आया। जी, अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो बीएससी, एमएससी, एमबीए, पीएचडी तक आप पहुंचे। तो बीएससी, एमएससी करने के बाद आपने किसी मीडिया संस्थान में ट्राई नहीं किया कि मतलब? बिल्कुल, जैसे ही मेरी एमएससी मास कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी खत्म हुआ और मेरा इंटर्नशिप था, क्योंकि फादर की वापस पोस्टिंग लुधियाना हो गई थी और मैं भी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। मेरी भी मैरिजेबल एज थी, तो मैंने जो है ट्रिब्यून में, द ट्रिब्यून जो कि चंडीगढ़ का एक बहुत मशहूर पेपर है, मैंने उसमें
इंटर्नशिप करा 2 महीने, और उसके बाद मैं उन्हीं के साथ फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट हो गई। और 1-2 महीने के बाद मैं, क्योंकि लुधियाना ही रहती थी, तो लुधियाना की पोस्टिंग हो गई फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट की। तो वहीं मैंने 2 साल, 1.5-2 साल मैंने द ट्रिब्यून के लिए काम किया। और शुरुआती दौर में मुझे डेवलपमेंट जर्नलिज्म बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कवर किया, एजुकेशन बीट को कवर किया शुरू में। और जो भी रिसर्चेस होती थी यूनिवर्सिटी में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोई नई रिसर्च आती थी तो उसको मैं ज़रूर पब्लिश करती थी। इसके साथ ही साथ मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करती थी, और कई स्कैम्स मैंने जो है उजागर किए और रिपोर्ट किए। कईयों का बहुत अच्छा असर भी हुआ, 1-2 की कुर्सी भी गई। तो वो शुरुआत मेरी प्रिंट जर्नलिज्म से ही रही। एक बार मुझे याद है मेरे कॉलेज में ZTV भी आया था न्यूज़ एंकर्स को सिलेक्ट करने, और 6 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट करना था। बट मेरी रुचि टीवी में कम थी उस टाइम। मुझे लगता था कि प्रिंट से ही आपका बेस बनता है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू राइट न्यूज़ स्टोरीज। तो आपने PhD भी तो प्रिंट मीडिया पे ही की, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। हाँ, PhD मेरा मीडिया मैनेजमेंट में है। मैंने जो है हिसार से ही की थी, प्रोफेसर पुठियाला के अंडर मैंने PhD करी। और मीडिया इंडस्ट्री में मेरी बहुत रुचि है। मीडिया इंडस्ट्री को मैं बहुत डीपली स्टडी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और इसी विषय पर मैं मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बहुत डीपली लिखना भी चाहती हूँ। एक बार 2017 की बात है कि मैं शिकागो में थी AEJMC कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर एक बुक लॉन्च हुआ, ग्लोबल मीडिया जायंट्स। और मैं भी कुछ 2015 से सोच रही थी इंडियन मीडिया जायंट्स के बारे में लिखने के लिए। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई मीडिया जायंट्स के बारे में। सोचा मैंने कि मैं लिखूंगी। और मेरी एक पहली किताब आ रही है जी ग्रुप पर, अभी 10 तारीख को लॉन्च है। और दूसरी किताब मेरी इंडियन मीडिया जायंट्स की भी मतलब एडिट हो रही है UK में। ऑक्सफोर्ड उसको छाप रहा है और वो दिसंबर तक आ जानी चाहिए। और उसमें मैंने टाइम्स ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर, जागरण, सभी ग्रुप्स के ओनर्स, एडिटर्स को इंटरव्यू किया और उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, उनके मतलब बहुत इलाबोरेट वो 800 पेज की किताब मैंने लिखी है। जी मैम, अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए उस अनुभव के बारे में, उस यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आप पहुंची और क्या क्या बदलाव आपने वहाँ कोर्सेज में किए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जीवन की जो यात्रा है वो हर किसी के लिए बहुत हमेशा आसान नहीं रहती है, पर हर समय अगर सकारात्मक सोच रहती है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही पाते हैं और अपने जीवन को जो है बेहतर जीवन बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह जब मैं ट्रिब्यून में थी उस टाइम मेरी शादी हो गई और मेरी जो ससुराल थी वो सोनीपत में थी। और थोड़े महीनों के बाद मैं दिल्ली में, क्योंकि नेट मेरा क्वालिफाइड था 1999 से ही, और जब 2001 में मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं। और मैं 2000 पहले तो मैं कुछ देर एक एड एजेंसी के साथ भी काम करती रही। फिर उसके बाद मैंने कुछ महीने, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के दौरान मैंने एक स्कूल में भी थोड़े दिन काम किया। 9th 10th 11th 12th को मैं थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाती थी, उनकी करियर काउंसलिंग भी करती थी, बहुत कम समय के लिए। 2003 से मेरी एकेडमिक जर्नी स्टार्ट हुई। एक मेरे प्रोफेसर मुझे मिले और उन्होंने कहा क्या कर रही हो? मैंने कहा सर ये कर रही हूँ ऐसे ऐसे आजकल। उन्होंने कहा जितना सिखाया है सब बर्बाद कर दिया। तो मुझे रियलाइज कि नहीं, मुझे एकेडमिक में जल्दी एंट्री करनी चाहिए। तो 2003 में मैंने यात्रा अपनी शुरू करी एकेडमिक्स की। और मुझे याद है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और ना ही मेरे पास पर्सनल कार थी। तो मैं सोनीपत से बस में आती थी दिल्ली, और IP यूनिवर्सिटी के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस थे, वहाँ मैंने 2 साल काम करा।
2-3 साल 2006 तक। तो 2006 में ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के फॉर्म निकले थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा। और मैंने वो फॉर्म देखा और मैंने वो फॉर्म भरा और अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए हम इसको दे करके आते हैं। और उस दिन लास्ट डे था फॉर्म जमा करने का। और मुझे याद है मैं बाइक पर गई अपने हस्बैंड के साथ, और मैं जब वहाँ पहुंची तो गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो गार्ड, क्योंकि वहाँ कोई स्ट्राइक चल रही थी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि वो अंदर नहीं जाने देते। मैंने गार्ड से बहुत बहस भी करी। मैंने कहा मुझे ये फॉर्म जमा करना है, आज आखिरी तारीख है, आप कैसे मना कर सकते हैं? तो उसने कहा कि आप मुझे दे दीजिए। अब आप सोचिए कि लास्ट डे है, डीयू का फॉर्म है, और मैं एक गार्ड के भरोसे बिल्कुल मैं वो फॉर्म देने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर भी जो है उस पर विश्वास करके, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है, तो उस पर विश्वास करके वो फॉर्म मैंने उसको दे दिया। और थोड़े ही दिनों में मुझे इंटरव्यू कॉल आया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा इंटरव्यू 20 नवंबर को था, जो कि मेरा जन्मदिन भी होता है। उसी दिन मेरा इंटरव्यू था। तो सुबह मैंने एक आई थिंक रेड साड़ी पहनी थी, और मैंने कहा कि आज कई बार ऐसा होता है कि जन्मदिन से आपकी जो है नई लाइफ फिर से शुरू होती है। मैंने कहा आज शायद अच्छा होने वाला है। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया। 9 लोग थे पैनल में, और मुझे अभी तक याद है बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, इवन प्लेजरिज्म की स्पेलिंग भी पूछी थी। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ एक ही हफ्ते के बाद ज्वाइन कर लिया। कितने साल आप वहाँ पे रही और एक्सपीरियंस कैसे रहे? मैं वहाँ तकरीबन 8 साल से ज़्यादा रही। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था और 2014 में मैंने IMC ज्वाइन किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स थे, तो 3 इयर्स होते थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप एक ही टाइम पर आप 3 साल के बच्चों से इंटरेक्ट करते थी। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ाती थी। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कराती थी, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ाती थी, रिपोर्टिंग पढ़ाती थी, मीडिया मैनेजमेंट पढ़ाती थी। और बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे DCSE बिल्कुल एक पायनियर इंस्टीट्यूट था, और 1987 या 89 में वो सबसे पहले दिल्ली में DCSE ही स्टार्ट हुआ था। तो DCSE में जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे आते थे, बिल्कुल क्रीम, और उनको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता था। काफ़ी कुछ उनको सिखाया, काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी। और हेड भी रहे वहाँ, रोटेशन पे हेडशिप होती थी, तो हेड भी रहे। और DU के फेस्ट एक ऑर्गेनाइज भी किया। DU में वहाँ पर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जो है एक्सपीरियंसेस हुए नए, जिसकी वजह से एक्सपोजर भी जो है वो बढ़ जाता है जी। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद फिर आप IIMC आई और IIMC में आप फिर पोस्ट डायरेक्टर बनी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से IIMC में आना कैसे हुआ? तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का एज असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा हो चुका था, और मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर थी जब मैंने अप्लाई किया था। और यहाँ पर भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ, 5 लोग इंटरव्यू पैनल में थे, और आई थिंक बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो इंग्लिश जर्नलिज्म, क्योंकि मैं रिपोर्टर भी रही, तो मैंने फील्ड और एकेडमी दोनों का एक्सपीरियंस मेरे पास था, और शायद IMC ऐसे ही एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा था। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और मेरी जो फील्ड का जो एक्सपीरियंस था, 1000 स्टोरीज मैं लेकर आई थी जो मेरी छपी हैं, और सारे सर्टिफिकेट्स मुझे याद है कि 2 बैग्स भर के मैं लाई थी। तो सब लोगों ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देखे और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो पैनल ने सिलेक्ट किया। पर मैम देखें तो 2014 से 21 7 साल का काफ़ी लंबा समय होता है। वो 7 साल तक अगर आप जब किसी संस्थान से जुड़े हुए रहते हैं तो कई बदलाव की प्रक्रिया से भी आपको जो है गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या बदलाव आपने IIMC में किए, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिले, कुछ उस बारे में बताइए।
IIMC में जब मैंने ज्वाइन किया आई थिंक जुलाई 2014 में, तो ये देखा कि IIMC तो DU से बहुत अलग है। बिल्कुल, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी सिस्टम था और यहाँ मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाते थे क्लासेस के लिए। तो जब मैं शुरू में यहाँ आई एज एन एसोसिएट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे कोर्स डायरेक्टर्स रहे विजय परमार जी रहे, KM श्रीवास्तव जी रहे, कुछ देर के लिए गीता बामजाई जी रही। तो मतलब प्रैक्टिकली जो है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट को हैंडल करती रही मैं अपने प्रोफेसर्स के साथ, और 2-3 साल हमने EJ को चलाया। उसके बाद प्रोफेसर जेठवानी रिटायर हो गई, तो मुझे ADPR का कोर्स डायरेक्टर बना दिया गया, क्योंकि मेरी PhD भी मीडिया मैनेजमेंट में थी और मैं MBA भी थी। तो मैंने 2 साल एज अ कोर्स डायरेक्टर ADPR को संभाला और नई दिशाएं दी। और फिर क्योंकि मेरा रिक्रूटमेंट इंग्लिश जर्नलिज्म में है और मेरा पैशन भी हमेशा जर्नलिज्म ही रहा है और ये मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ वापस एज अ कोर्स डायरेक्टर अब 3 साल हो गए कि इंग्लिश जर्नलिज्म हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। जी मैम, अगर इंग्लिश जर्नलिज्म की बात करें तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो कंटेंट है और जो कंटेंट की जो खपत है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ज़्यादा हो गई है। जैसे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो अलग अलग राज्यों में अपने एडिशन निकाल रहे हैं, और राजस्थानी भाषा हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई। तो इन सारे चैलेंजेस के बीच आप इंग्लिश जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर देखती हैं? क्योंकि इंग्लिश के जो पढ़ने और लिखने वाले हैं वो घट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा इंग्लिश जर्नलिज्म अभी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है और हमने बहुत सारे चेंजेस सिलेबस में लेके आए हम। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ प्रिंट पर फोकस नहीं हमने किया। हमने इंश्योर किया कि सिलेबस में वो सारे चेंजेस आए जिससे बच्चा एक वन मैन आर्मी कहलाए जब वो इंडस्ट्री में जाए। तो सबसे पहले देखा कि रिपोर्टिंग में सिलेबस में पहले बीट्स को मैंने स्पेशलाइज करा कि हर एक बीट पर पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो डिफेंस है, चाहे साइंस है, चाहे क्राइम है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे पार्लियामेंट्री है, चाहे चाइल्ड राइट्स हैं, वुमेन इश्यूज हैं, कोई भी बीट जो है, फाइनेंस है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, मैंने सिलेबस में नहीं छोड़ी। और बच्चों के लिए मैंने एक 50 जर्नलिस्ट और मीडिया एजुकेटर्स के साथ एक किताब भी मैंने लिखी है बीट रिपोर्टिंग पे, कि सभी बीट्स के बारे में बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो वो हमने पहले तो उसको रिवाइज किया और फिर यूनिसेफ से मिलके हमने चाइल्ड राइट्स वाला और ये सब एलिमेंट्स भी हम सिलेबस में लाए। उसके बाद हमने देखा जो डिजिटल मीडिया है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या मतलब एक कंसल्टेशन मीटिंग रखा और देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की। उसी के आधार पर मैंने सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ग्रुप के साथ, टीम के साथ मिल करके सिलेबस में इंक्लूड करा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मोबाइल जर्नलिज्म है मोजो, या हमने ड्रोन जर्नलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया डोजो, और हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जैसे IoT हो गया या आपका रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन हो गया या आपका ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी या बॉट्स हैं, तो ये सब हमने सिलेबस में इंक्लूड किया। और साथ ही साथ हम रेडियो टीवी का भी एक पेपर शुरू से था, उसको भी हमने कुछ स्ट्रेंथन किया कि प्रैक्टिकली वो लोग हमारे बच्चे रेडियो टीवी डॉक्यूमेंट्री ये सब सीख पाए। तो हमारा अगर आप सिलेबस देखेंगे बहुत ही इलैबोरेट सिलेबस है, सिर्फ प्रिंट जर्नलिज्म पे फोकस नहीं है हमारा, डिजिटल पर भी है और रेडियो टीवी पर भी है, एडवर्टाइजिंग भी है उस हमारे सिलेबस में। बट हम सबसे ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा लैब जर्नल्स निकालें। इस साल बच्चों ने 108 लैब जर्नल्स निकाले हैं, सब निश हैं और डिफरेंट बीट्स पर हैं न्यूज़ जर्नल्स के अलावा। जी। हम और भी प्रयास करते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि कुछ ना कुछ नया हम करें।
इस साल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के साथ कोलैबोरेट किया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने एक सेमिनार करा पिछले, और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सिखाने के लिए लास्ट ईयर हमने बिल हिंच क्लिंचर को बुलाया था यूके से, बिल हिंचबर्गर सॉरी, एंड इस साल और पिछले साल हमने मिस लिंडा रॉथ को इनवाइट किया। पिछली बार वो पर्सनली आई थी, इस बार वो डिजिटल एक हफ्ते की हमारी वर्कशॉप उन्होंने बच्चों की ली, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और डिजिटल स्टोरी टेलिंग पर थी। तो इसमें यूएस एम्बेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हमने इन्वॉल्व किया और उनको हमने ट्रेनिंग कराई बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नए इंडेवर्स हम करते रहें हमेशा। जैसे ये एक अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट की मैगजीन है ओडिसी, तो ये इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने 100 कुछ जर्नलिस्ट को इंटरव्यू किया। ये देखिए अगर कंटेंट्स पेज, तो हमारे सभी बच्चों ने 2 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू किया, जिससे वो भी बहुत कुछ सीखे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो हमारे बच्चों को भी इनकरेजमेंट मिला। तो हम ट्राई करते हैं कि कोई नए एंडेवर्स हम करते हैं। जी मैम, आपकी जो एक नई किताब आने वाली है, द हाउस दैट ज़ी बिल्ट, उसकी काफ़ी चर्चा है। आपने जैसा कि बताया 10 अगस्त को आप उस पर शो भी आप कर रही हैं, तो जी के साथ संबंध आपके क्या रहे, किस तरीके से जी के साथ आप एसोसिएट रही, और जी पे ही किताब क्यों लिखी आपने, किताब में खास क्या है? इसके पीछे ये स्टोरी है कि जब मैंने शुरू किया तो मेरा मन था कि मैं 14 ऑर्गेनाइजेशंस को एक किताब में लिखूंगी, ठीक है, ताकि वो बेस्ट सेलर बने। तो मैंने स्टार्ट किया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर, जागरण, ये 6 तो मैंने प्रिंट से ली और 6 मैंने इलेक्ट्रॉनिक चूज करी। लेकिन जब मैं लिखने लगी तो और देखा कि मतलब देखिए टाइम्स ग्रुप का 182 साल का हिस्ट्री है, बिल्कुल। तो जब मैं लिखने लगी तो उसमें इतने फैक्ट्स थे कि मैंने डिसाइड किया कि एक बुक में नहीं आएंगे, तो मैं प्रिंट लिटरेसीज की एक अलग बुक मैंने बनाई, यानी इन 6 ऑर्गेनाइजेशंस की, और सोचा कि इसके बाद मैं टीवी वाली करूंगी। तो ये क्योंकि 6 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो मुझे उनसे कांटेक्ट करने में, उनसे इंफॉर्मेशन लेने में, रिसर्च करने में, इंटरव्यूज करने में 3 साल लग गए। और फिर उसके बाद क्योंकि जब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इतना कुछ लिख रहे हैं, तो आप कुछ फैक्ट, एक भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उन ऑर्गेनाइजेशंस को फैक्ट चेकिंग के लिए दिया चैप्टर कि आप प्लीज चेक करिए। तो कुछ, और एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक चैप्टर जो कि 100 पेज का था, 1 साल लग गया उसको फैक्ट चेक होने में। और फिर क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने डिसाइड किया था उसको छापने के लिए, किताब को पब्लिश करने के लिए, तो उनको परमिशन लेटर्स भी चाहिए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में मुझे परमिशन लेटर्स दिए। तो वो बुक डिले होते होते इतनी डिले हो गई कि मेरे को ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं टीवी वाली जो बुक करूंगी वो इंडिविजुअल करूंगी। और 6 ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ करूंगी तो मतलब 6 साल में ही आएगी वो अगली किताब। तो मैंने जी ग्रुप को पहले चुना क्योंकि वो फर्स्ट सैटेलाइट टीवी चैनल था इंडिया में। तो मैं जी पर किताब लिखने लगी, और वो लकीली वो क्योंकि कोविड टाइम था तो थोड़ा टाइम मिल गया घर में पिछले साल, तो मैंने वो पूरी करी। और वो क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की थी तो वो 400 पेज की किताब है, ये 800 पेज की थी। तो ये वाली किताब बाद में लिखी गई, लेकिन पहले रिलीज हो रही है। तो मुश्किलें तो आपको आई होंगी, चुनौतियां तो आई होंगी। बिल्कुल मुश्किलें तो मतलब जो इंडियन मीडिया जायंट्स है, अगर उसकी बात करें तो बहुत कभी किसी को शायद ना ही पता चलेगा कि मेरी स्ट्रगल क्या रही उस बुक को लिखने के लिए। 120 लोगों ने मेरी उसमें मदद करी। 120 जी 120, चाहे वो ओनर्स हैं, चाहे वो एडिटर्स हैं, चाहे वो लाइब्रेरियंस हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम्स हैं, है ना। तो एक 6 ऑर्गेनाइजेशंस में कम से कम 120 लोगों ने मुझे हेल्प करा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, गैदर करने में। चाहे वो डायग्राम्स बनवाए मैंने जिस कंपनी से, ग्राफिक आर्टिस्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मुझे वक्त लगा। ये थोड़ी, क्योंकि एक ही कंपनी की है तो
थोड़ी छोटी है, तो 400 पेज का किताब है ये, तो इसमें इतना समय नहीं लगा जितना उन सब में लगा। और मैंने डॉक्टर सुभाष चंद्रा से रिक्वेस्ट किया कि अब वो मुझे इंटरव्यू के लिए समय दें, तो उन्होंने मुझे समय दिया। वो मुझे यहीं पर दिल्ली में ही अपने घर पर मिले, और मुझे याद है मैं यहाँ ऑफिस से ही गई थी उनको इंटरव्यू करने लंच टाइम में, और एक स्टूडेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगी? तो याद है कि शायद श्रेयसी मेरे साथ गई थी तो उनको इंटरव्यू करने। और फिर मैंने श्री पुनीत गोयनका जी को मैंने रिक्वेस्ट किया उनके कॉपकॉम टीम के थ्रू कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। और मैं यहाँ से मेरा अपना इतना पैशन है कि अपने पैसे खर्च के हवाई टिकट लेकर मैं मुंबई गई, और मैंने पुनीत गोयनका जी को इंटरव्यू किया और भी कई लोगों को इंटरव्यू किया। तो उन्होंने समय दिया, और उनकी कॉपकॉम टीम ने फैक्ट चेक भी किया बुक को। तो यही सफर रहा जी। तो मैम आपने पीएचडी भी कर ली, आप पत्रकार भी रह लिए, आप शिक्षाविद भी हो गई, आप लेखिका भी हो गई, तो कोई और क्वालिटीज हैं जो भविष्य में हमें देखने को मिलेगी? मैंने पीएचडी के बाद मैंने एमबीए किया। हाँ। और क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट पर लिखना था किताब, तो मुझे लगा कि मुझे मैनेजमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी सीनियर पोजीशंस देखी तो लगा कि मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अभी तो मेरा पैशन लिखना और एकेडमिक्स ही है, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाती। बिल्कुल। चलिए मैम, हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से जो है शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी नई किताब के लिए भी और आपकी आने वाली किताबों के लिए भी। और अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।